हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर यूटेट के लिए अपलोड करे हैं अपने चैनल पर। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जा करके आप देख लीजिए। उसमें मैंने यूटेट सीटेट का अलग से एक बनाया है प्लेलिस्ट, तो उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत भी ये देखने को मिल जाएंगे इसके बहुत सारे सेट, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम यहाँ पर एक और आपके लिए अगला सेट लेके आए हैं। आप देखेंगे दोस्तों इन सेट्स को, तो इसमें से आपको देखेंगे आप इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सीडीपी के, तो पेडागोजी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर लेना बाकी लोगों तक और आप लाइक भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं। क्योंकि भाई छात्र जो होते हैं वो क्रिया के द्वारा सरलता से काफ़ी इजीली सीख लेते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों जब कोई कार्य को आप स्वयं करते हो ना तो उसको जल्दी से सीख लेते हो। आप मार्केट किसी नए शहर में जाना, किसी के साथ रोज़ रोज़ आप घूमने जाओगे, उस रास्ते से आप सीख नहीं पाओगे। लेकिन किसी दिन आप खुद जाओगे, आपकी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, वो सभी कार्य करती हैं एक साथ, तो उससे जो है आप जल्दी से सीख लेते हो और फिर कभी नहीं भूलते। तो इसका मतलब क्या है, छात्र जो है क्रिया के द्वारा खुद मतलब जल्दी सीख लेते हैं, इजीली सीख लेते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि छात्र उस क्रिया को खुद करते हैं, ठीक है। जो कार्य खुद किया जाता है उसको इंसान जल्दी सीख जाता है और कभी नहीं भूलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है। क्योंकि भाई पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना क्यों उपयुक्त है आपको बताना। भाई देखो, पर्यावरण जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो पर्यावरण को जो है हमारे जीवन का आपको पता ही है महत्वपूर्ण अंग है, तो इसीलिए जो है पर्यावरण शिक्षा का नॉलेज प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। हमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बचाना है या और किन चीज़ों से हमें नुकसान होता है और किन चीज़ों का दोहन हमें कम करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके विभिन्न पहलुओं का नॉलेज हमको होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में होती है तो हमारे स्टूडेंट और हम लोग इसको बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं और सीख सकते हैं। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सीधा सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता। क्योंकि देखो भाई, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ऑप्शन की देखें हम तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक उदासीनता। तो राजनीतिक की उदासीनता तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर राजनीतिक उदासीनता अगर देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको हम मान सकते हैं, लेकिन ये मुख्य नहीं है। उसके बाद प्रशासन उदासीन है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। लास्ट में शिक्षक उदासीन आता है, तो ये शिक्षक उदासीन है, इस वजह से जो है इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। लेकिन राजनीतिक उदासीनता भी कहीं न कहीं जो है इसमें मैटर करती है। भाई राजनीति जो ये एजुकेशन प्रणाली का जो निर्धारण होता है, सिस्टम का जो निर्धारण होता है, वो हमारे राजनीतिज्ञों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आगे इनके द्वारा होता है। जब यहीं ये लोग उदासीन रहते हैं, ये लोग नहीं जो है सही से उसको कर पाते हैं, तो इसमें ये चीज़ भी सुधार नहीं हो पाते हैं। आपको पता ही हमारी शिक्षा प्रणाली जो है कितनी पुरानी प्रणाली है, ये अभी तक चली। जो नई शिक्षा नीति बनी है ये 2019 में, अब 19-20 में ये शिक्षा नीति बनी थी, अभी तक लागू नहीं हुई है। तो ये आने वाले समय में ये लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है शिक्षक उदासीन है, ठीक है। आगे अगला है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं। भाई अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिगत भेदों की, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम पढ़ते हैं तो वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों? मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को मनोविज्ञान का नॉलेज होगा, यानी कि उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, बच्चों के व्यक्तिगत भेदों के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में उसको अच्छे तरीके से पता होगा। यानी कि हम इसका सही जवाब क्या मानेंगे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर, ठीक है। तो हमें किस चीज़ से पता चलेगा? जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे तब हमको बालक के जो है या अध्यापक के व्यक्तिगत भेदों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? अब कम लाभदायक यहाँ पर पूछ रहा है। भाई देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री उन व्यक्तियों को दिखाई जाती है, जैसे किसी बच्चे को अगर कोई चैप्टर आप पढ़ाते हो, उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। और फिर उसी चीज़ को समझाते हो, विजुअली उसको दिखाते हो, विजुअल्स दिखाते हो, ठीक है। कई चीज़ें मैटर करती है इस पर।
तो अब जो बच्चा जिसकी मानसिक क्षमता बहुत अधिक है, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को सीख लेता, आप कोई चीज़ बता दो तुरंत सीख जाता, तो उसके लिए ये दृश्य सामग्री यूज़ करना उतना लाभदायक नहीं होगा। यानी कि जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं उनके लिए तो लाभदायक होगा, जो उच्च स्तर के होते हैं उनके लिए लाभदायक ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कम लाभदायक होगा तो होगा लेकिन कम लाभदायक होगा। और जो निम्न स्तर के होते हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा, जो आंखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए तो लाभदायक होगा ही होगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहा, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर कोई ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है। भाई दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी अधिक लाभप्रद होगी, भाई यहाँ पर जो है टेलीविजन जो है सबसे लाभप्रद होगा, ठीक है। टेलीविजन में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री जाती है, लेकिन मेरा जो मैं हूँ दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्टर की तरफ जाऊँगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्टर टेलीविजन से ज़्यादा जो है लाभप्रद होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर एक ऐसी चीज़ है, देखिए प्रोजेक्टर को आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर के अंदर ही आप टेलीविज़न भी चला सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। आपने कोई भी स्लाइड बनाई है जो आप चाहें वो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। टेलीविज़न में क्या है, जो चीज़ें हमको टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई जाएंगी वही चीज़ें देख पाएंगे, लेकिन ठीक है प्रोजेक्टर से भी आप पूरा टेलीविज़न की तरह प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल अधिकतर इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी होते हैं वो प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, वहाँ पर को हम किसी भी माध्यम से आपको मतलब ऑडियो वीडियो कुछ भी दिखाना चाहें तो प्रोजेक्टर में दिखा सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑडियो डिवाइस लगा करके ऑडियो भी देख सकते हैं और विजुअल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में 50-50% है, मैं जाऊँगा प्रोजेक्टर की तरफ को, और इसका टेलीविज़न भी हो सकता है, ठीक है। आप क्या मानते हैं इसको कमेंट में ज़रूर करके बताना मुझे। यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा। भाई जैसे आपने कुछ घंटे शिक्षण कर दिया, पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद आप कुछ देर रुक गए तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इससे जो है छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वो अच्छी तरह से शोषित हो जाएगा, बच्चे मतलब अच्छी तरह से उसको समझ सकेंगे, अपने दिमाग में बैठा पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे, बिल्कुल ये भी ठीक है। जब आप थोड़ी देर पढ़ाने के बाद कुछ देर का ब्रेक देते हैं तो उससे बच्चे नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मतलब तैयार रहेंगे, उसको समझने के लिए अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स करने के बाद दूसरे टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये लगातार पढ़ने से बच्चों में थकान हो जाती है, तो उससे थोड़ी देर उनकी थकान भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर को सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी संभव है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ें, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे देखिए अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च है, ठीक है। तो रिसर्च की तरफ को एक टीचर को हमेशा जो है अपने लाइफ में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो उसको रुचि किस लिए रखनी चाहिए, शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है इससे, ठीक है। अनुसंधान से शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा यह है कि शिक्षक हमेशा जो है अध्ययनशील रहता है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है तो उससे हमेशा क्या होगा, वो अध्ययनशील रहेगा, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा है शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, ठीक है भाई, उसको फालतू की चीज़ें करने या सोचने का समय नहीं रहेगा उसके पास, और वो अपने जिस कार्य के लिए वो गया है वहाँ पर वो उस कार्य में व्यस्त रहेगा। तो यानी कि उपयुक्त सभी कार्य इसमें भी संभव है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर को आपका आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो आपकी राय में जो है शिक्षक का जो रिसर्च का एरिया है वो क्या होना चाहिए। बस शिक्षक क्या कार्य करता है, शिक्षक जो है पढ़ाने का कार्य करता है, शैक्षिक तो इसका मतलब शिक्षा देने का कार्य करता है, तो उसका जो है केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। टीचर क्या होता है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए होता है, तो टीचर का कार्य होगा शिक्षा में किस तरीके के विभिन्न प्रकार के विधियों हों, कौशल से हैं, ठीक है, और उसका पाठ्यक्रम है, ये सारी चीज़ों के क्षेत्र में अनुसंधान करना उसके लिए, यानी कि शैक्षिक समस्याओं के बारे में अनुसंधान करने का क्षेत्र टीचर ने चुनना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चुनने में शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, इस पर क्या ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। तो ये सबसे पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो। भाई जो भी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, जो विषय है, जिस विषय पर आप अनुसंधान करना चाहते हो तो वो शिक्षा के क्षेत्र से होना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम ही एजुकेशन देना है, ठीक है। तो उसका वही फील्ड है, तो शिक्षा जो है विषय इसका शिक्षा के क्षेत्र से होना चाहिए। किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, जरूरी ऐसा नहीं है। टीचर अगर अनुसंधान करेगा, क्या वो जो है किसी भी सब्जेक्ट पर कर देगा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब है कि किसी भी अदर टॉपिक पर, जैसे हम इतिहास भूगोल ये चीज़ नहीं ले रहे, सब्जेक्ट का मतलब इतिहास भूगोल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या किसी सोशल टॉपिक पर ले सकता है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना, तो उसको शिक्षक के ही क्षेत्र से लेना होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं मानेंगे हम। तीसरा, केवल ये शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है भाई। देखो टीचर है, टीचर को अपने से संबंधित शैक्षिक समस्याएं, जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके टीचिंग के दौरान या अन्य चीज़ों में, तो उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित उसको अनुसंधान करने चाहिए, तो ये भी सही है। उसके बाद है विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हो, और विद्यालय से संबंधित हो ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो शिक्षक है तो मतलब मुख्य ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में आप कह सकते हैं 50-50%, ठीक है। तो केवल शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो, इस पर उसको रिसर्च करनी चाहिए, मैं तो इसकी तरफ जाऊँगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, मुख्य जो है। अगला है 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है। भाई देखिए, जो एजुकेशन है, आप किस लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ता किस लिए व्यक्ति, एजुकेशन किस लिए लेता है, ठीक है। तो जेंटलमैन बनने के लिए एजुकेशन नहीं लेता है कोई भी, जेंटलमैन बनता है एजुकेशन के बाद, स्वयं ही बन जाता है, ठीक है, ये भी उनका एक उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं लोग, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया गया कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे व्यक्ति आगे जाकर व्यवसाय प्राप्त कर सके, अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य क्षेत्र है या मुख्य जो जिस पर वो जोर देता है, जिस क्षेत्र पर, वो व्यवसायीकरण है, ठीक है, यानी कि शिक्षा उसके व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की ये धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गृह कार्य देना आवश्यक है। ऐसा क्यों मानते, इस पर बात करनी है। तो छात्र गृह कार्य से घर पर भी बंध जाते हैं। भाई देखो, हमें छात्रों को बांधना नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आवश्यक है, बंध जाते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बांधना नहीं है, हमें उनकी हैबिट फॉर्मेशन करनी है, उनको हैबिट देनी है। जो चीज़ उन्होंने स्कूल में पढ़ा है उस चीज़ को वापस घर पर जाके उनको दोहराएंगे, जिससे वो चीज़ हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ जाएगी। हमको ये चीज़ करवानी है, उनको सिखाना है, ठीक है, बांधना नहीं है। दूसरा, छात्र के गृह को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं, ये तो बिल्कुल ही कहीं से कहीं तक सही नहीं मानेंगे हम इसको। अगला, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। भाई जब गृह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं करेगा तो फिर उसको देना आवश्यक क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, पूर्ति नहीं करता है की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए पूर्ति करता है, ठीक है। तो गृह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, इसीलिए लोग ये मानते हैं कि गृह कार्य देना आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, अगर इसको हम नहीं को यहाँ पर काट दें। हो सकता है ये मिसटाइप हुआ हो, ठीक है। छात्रों को गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है, तो फिर गृह कार्य देना आवश्यक क्यों है। तो देखो भाई, रुचि नहीं होती है छात्रों को, इसीलिए गृह कार्य देना आवश्यक है, क्योंकि ताकि उनको ज़बरदस्ती ऊपर बैठाया जाए। जिस चीज़ में रुचि ना हो उनको ज़बरदस्ती उसमें धकेला जाए, वो भी ठीक नहीं होता, कार्य इफेक्टिव नहीं होगा, पहले उनमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी उसके प्रति, ठीक है। तो अब हम कुल मिला के हम यहाँ पर गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसीलिए उनको गृह कार्य देना आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, जबकि यहाँ पर नहीं को हम काट देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्यटन का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि भाई जो टीचिंग होती है, टीचिंग को प्रभावशाली बनाना है, आपने इफेक्टिव बनाना है, तो हम कहना चाहते हैं कि ये पर्यटन इसके लिए बहुत बड़ा महत्व देता है, क्योंकि छात्र कक्षा कार्य से थक कर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं, छात्रों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है, या छात्रों को कक्षा में पढ़ाई जाने वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है और फिर आप पर्यटन के माध्यम से उस चीज़ का वास्तविक अनुभव करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने किसी फैक्ट्री के बारे में आपने देखा कि कागज़ कैसे बनता है, आपने थ्योरी पढ़ी कि पेड़ों से कागज़ बनता है, उसकी लुगदी तैयार की जाती है, उसके बाद फैक्ट्री में उससे कागज़ तैयार होता है। या बिजली थर्मल पावर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर बिजली कैसे बनती है, या डैम जो होते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। जब आप उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, तो उसको अपने वास्तविक अनुभव लेते हैं, देखते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छी तरीके से सीख पाते हैं और टीचिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसीलिए सही होगा। अगला है, छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने के लिए जो है क्या होगा भाई, आप नवीन उदाहरण देंगे, नवीन मतलब नए उदाहरण देंगे, या शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं ना,
तो उस समय पढ़ाते समय अगर अलग अलग प्रकार के उदाहरणों को अगर आप देंगे तो उससे क्या होगा, ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने का ये सबसे उपयुक्त मतलब तरीका होगा। ठीक है, तो यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और उसके विभिन्न उदाहरण देते हैं तो उससे व्यक्ति जल्दी सीखता है और इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ का आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगला है पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे उचित है। भाई देखिए, पाठ्य वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे। ठीक है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उससे क्या कहते हैं, मूर्ख भी क्या हो जाता है, सुजान हो जाता है। ठीक है, ज्ञानी बन जाता है। तो बार बार आप जब दोहराएंगे पाठ्य वस्तु को तो उससे भी आपकी स्मरण जो है हो जाएगा। और उसके बाद सही उत्तर को पुनर्बलित करेंगे। भाई जब किसी व्यक्ति ने सही उत्तर दिए हैं तो उसको पुनर्बलित करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, रेनफोर्समेंट देंगे, तो उससे भी जो है ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे, गलत उत्तर पर दंड देंगे। तो सबसे उचित की बात यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे उचित क्या होगा, पाठ्य वस्तु को आप बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये सही उत्तर को पुनर्बलित, जब अगर कोई सही उत्तर दे रहा है तो उसको हम शाबाशी या पुनर्बलित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, तो उससे भी क्या होता है, स्मरण करने के लिए जो है स्मरण मतलब पाठ्य वस्तु अच्छे से स्मरण रहेगी उसको। ठीक है, उस पर जब किसी चीज़ पर थोड़ी देर डिस्कस हो जाती है वो चीज़ फिर हमेशा याद रहती है। आगे, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे। तो भाई जब छोटे बच्चे होते वो लंबे शब्द होते, कठिन शब्द होते, उनका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे, ऐसे शब्दों को पहले एक सूची बनाएंगे। ठीक है, तो उन जितने भी वो शब्द हैं उनको एक सूची में लिख लेंगे, खंड बनाएंगे उनके कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको नहीं बोल पाते हैं बच्चे। ठीक है, उसको जैसे कोई लंबा शब्द है तो उसको नहीं बच्चा बोल पा रहा तो उसको हम पहले थोड़ा सा तोड़ लेंगे बीच से। ठीक है, जैसे विद्यालय है, जब विद्या एक तोड़ दिया हमने, आलय एक तोड़ दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग, पहले विद्या आलय, इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ा, बाद में फिर वो विद्यालय बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको खंडों में बांट करके बच्चे से बुलवाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। फिर एक शब्द बोल जाए तो उसी से मिलते जुलते बाकी शब्दों को भी हम उससे बुलवाएंगे, तो यानी कि फिर क्या हो जाएगा, बच्चा बहुत सारे शब्द फिर बोलना शुरू कर देगा एक जैसे, जो बार बार उच्चारण करके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे, ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए कि पाठ योजना में क्या वर्णन है, इसलिए कि बच्चे को भली भांति समझ में आ जाए, इसलिए कि बाद में छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाए वो स्वयं कर सके, या उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य ताकि उनमें रुचि पैदा हो। भाई देखिए, जो एजुकेशन है ना, सबसे एजुकेशन हो या आप चाहे कोई भी कुछ भी कार्य करते हो, जब तक आपकी उस कार्य में रुचि नहीं है आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों से हम जब कुछ पाठ पढ़ाते हैं उसके दौरान बच्चों से बीच बीच में छोटे मोटे प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्न को करने का एक ही मतलब होता है कि बच्चों में रुचि पैदा हो सके। ठीक है, और उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, और बच्चों की छोटी छोटी शंकाओं का समाधान होता है और बच्चे इससे प्रेरित होते हैं, उनमें रुचि पैदा होती है उस पाठ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। अगला है, अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई। देखिए, अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करने ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बुराई के बारे में, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी नुकसान हो रहे हैं या उसकी जो भी हानियां हो रही हैं उससे, ठीक है, मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में बताना ही जो है इसका उद्देश्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्न में से किसका अधिक सुझाव देंगे। भाई देखिए यहाँ पर ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम में जो है विभिन्न प्रकार के प्रयोग होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है मतलब अच्छा पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें समाहित होंगी, सम्मिलित होंगी, तो इसीलिए जो है मतलब इससे जो है ये प्रभावी बन सकती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
आगे बढ़े, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है? भाई ये तो आपको क्या सभी को पता होगा, मातृभाषा जो है, मातृभाषा में हर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और वो एजुकेशन इफेक्टिव होती है। कौन सी भाषा सर्वोत्तम साधन बन जाएगी? फिर ये बनेगी मातृभाषा। ठीक है, आगे बढ़ें, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे? भाई आपका बच्चा है और वो आपके ही विद्यालय में अध्ययन करता है, तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि भाई उत्तीर्ण हो जाए या अधिकतम अंक लाए, ये तो सभी चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन आप ये चाहेंगे कि बच्चे की जितनी योग्यता है उसके आधार पर ही वो अंक लाए। ये तो चाहेंगे कि आप बच्चे पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे, पहले ही बोल देंगे कि भाई नहीं तुझे इतना करना है, इतने अंक लाने हैं, उसके ऊपर बोझ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी योग्यता से अधिक अंक, तो क्या वो अपनी योग्यता के बराबर अंक भी फिर नहीं ला पाएगा, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार अंक लाने के लिए छोड़ दे। बाकी तैयार करना है उसको, तो जो भी होना है उससे पहले उसको तैयार किया जाए, ताकि वो अपने फाइनल जब उसका जब परीक्षा हो तो उसमें वो फिर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। आगे, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या करना चाहिए? भाई दबंग बन जाएंगे स्कूल में, अध्यापक जो है आपके संबंधी हैं, तो यहाँ पर भाई ये है कि सभी को योग्यता के अनुसार सुविधाएं दिलाएंगे। भाई जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी पहुंच के अनुसार थोड़ा बहुत जैसे भी है योग्यता, जिसकी योग्यता जितनी है उनको उतनी सुविधा दिलाएंगे। ठीक है, बाकी मुखबिरी करेंगे, सच्ची झूठी शिकायत करेंगे, ये सारी चीज़ें गलत है। आगे बढ़ेंगे, निर्णय निर्माण निर्भर करता है, तो निर्णय निर्माण जो है किस पर निर्भर करता है? भाई दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर, ना ही नेता पर करता है ना ही सदस्यों पर करता है। देखिए, नेता और सदस्य जो होते हैं इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, चाहे टीचर स्टूडेंट हो, कोई भी हो। जब जहाँ पर दो लोग आते हैं तो उनके बीच में अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। जब उनके बीच में अंतःक्रिया होगी तभी एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसा संबंध होने चाहिए? भाई नेता है, उसके जो अपने उसके सदस्य है, बाकी सदस्य, उनके साथ जो है प्रजातांत्रिक संबंध होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे संबंध होने चाहिए? प्रजातांत्रिक संबंध होने चाहिए। जो नेता जो होता है वो किसके लिए होता है? भाई वो राजा प्रजा के लिए होता है। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक संबंध होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। जैसा प्रधानाध्यापक, जैसे लीडर है ना, एक परिवार का जो लीडर है वो जिस तरीके का होगा बाकी के सदस्य भी उसी तरीके के होंगे, यानी कि उस घर का माहौल ही वैसा होगा। आप वैसे ही टीचर है, प्रधानाध्यापक है, वो स्कूल का मालिक है, वही अगर स्कूल में जो है मतलब जैसा होगा वैसा ही अच्छा अनुशासित होगा तो बाकी टीचर और स्टूडेंट भी अनुशासित होंगे। अगर वो ही स्कूल में अबाल बबाल करेगा तो फिर बाकी तो फिर वही है, राम भरोसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे जो है दोस्तों पूर्णतः सहमत होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर। आगे है, सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है। देखिए, नेता का काम है दोस्तों प्रजा के लिए काम करना। ठीक है, जो उसकी जनता है उसके लिए काम करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुंदर और आकर्षक अगर किसी का व्यक्तित्व है तो वो भी कभी कभी क्या कर देता है, लोकप्रिय बन जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, कभी कभी, हम इससे हमेशा नहीं कहेंगे। आगे है, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? दोस्तों देखिए, क्या होता है, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, ये गलत है। कभी ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों में ये नेतृत्व करने के गुण रहते हैं। ठीक है, कुछ छात्रों में नेतृत्व के गुण विद्यमान होते हैं लेकिन उन्हें उजागर करने की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी हम इसको कहेंगे। देखिए, तो कभी कभी जो है छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है, उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम कभी कभी यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम हमेशा नहीं कह सकते इसको, हमेशा कहाँ होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? भाई कक्षा का मॉनिटर आप उद्दंड छात्र जो होगा उसको तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद सुंदर छात्र, भाई सुंदर से क्या करना है, हमको हीरो थोड़ी ना बनाना है ना, तो ये भी नहीं होगा। आप स्वयं के पुत्र को भी आप नहीं बनाएंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर होशियार जो छात्र होगा उसको आप कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे। भाई जो होशियार होगा यानी कि वो माइंड से जो है अच्छा होगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, होशियार है तो वो अपने पक्ष में, अपनी क्लास के पक्ष में और अपने जो भी स्टूडेंट है उनके हित के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से सारी चीज़ें वो यूज़ करता है वो सारे मॉनिटर में जो है होनी चाहिए। लीडर यानी कि क्लास का लीडर जो हुआ, तो हम होशियार छात्र को ही बनाएंगे।
आगे, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। तो भाई छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर सबसे मैं तो कहूँगा भाई प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के। भाई जब किसी छात्र को किसी एक दल की या किसी भी चीज़ की का नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करने के लिए जो है नेतृत्व करने के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि उसको बाकी ग्रुप्स के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर छात्र संघ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, छात्र संघ होना ज़रूरी है। जब नेतृत्व करना है तो छात्र संघ होगा, उसी का तो नेतृत्व होगा। ठीक है, तो तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही माना जाएगा। आप क्या मानते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना इस बात को। अगला है, प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? तो भाई ये है कि अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्यों से बातचीत के द्वारा उनके व्यवहार में सुधार का प्रयत्न करेंगे। जब किसी भी चीज़ को सुलझाना है, मार पिटाई लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि उस टॉपिक पर बात की जाए, जिसके साथ भी ये मैटर चल रहा है, इश्यू हो रहा है, उनसे बातचीत की जाए और इससे जो है उनके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होगा दोस्तों। अब हम जो है 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस पेपर के डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर था पेडागोजी के लिए, जो आपको टेट्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आज यहाँ पर हमने इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल पेपर दिए हैं, तो ये अगला मॉडल पेपर आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है और बाकी की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ दोस्तों। जय हिंद।